नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, ये जो आपको अभी आवाज़ आ रही होगी ना पीछे से बैकग्राउंड में, ये मेरे पापा की आवाज़ है। और ये ना फ़ोन पे जब बात करते बहुत ज़ोर ज़ोर से करते हैं, हेडफोन लगा लेते ना, तो खैर अगर इनकी आवाज़ ज़्यादा है तो थोड़ा नेगलेक्ट कीजिएगा। कहानी पर आते हैं। ये जो कहानी हमें भेजी है राजेंद्र सोनी जी ने भेजी है जबलपुर से। ये हमारी फैमिली के बहुत अच्छे सदस्य हैं। इन्होंने मुझे ये कहानी बताई और अब मैं लेकर आया हूँ ये सच्ची घटना आप लोगों के लिए। बात 1994 से शुरू होगी और 98 तक आ जाएगी, है ना। स्टार्टिंग से बताते चलता हूँ। राजेंद्र जी बताते हैं कि ये अपने पापा मम्मी दादा दादी छोटी बहन छोटा भाई चाचा चाची इनके साथ जबलपुर में रहते थे 1994 में। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राजेंद्र जी के जो पिताजी हैं ना, उनके पिताजी और उनके दादाजी के बीच में किसी बात को लेकर कुछ बहस हो जाती है। और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि इनके जो दादाजी है इनके पिताजी को बोलते हैं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके अपने परिवार को लेके यहाँ से चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ। राजेंद्र जी के जो पिताजी हैं वो भी बोलते हैं ठीक है, मैं चले जाता हूँ। ये चले जाते हैं शहडोल। अभी अकेले गए हैं ना, अकेले गए। ये लगभग शहडोल में जाकर कुछ काम ढूंढते हैं अपने लिए, किराए का घर ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली को भी तो लाना है। ये 10 दिन वहाँ पे रहते हैं शहडोल में, अपने लिए काम ढूंढते हैं और किराए का घर ढूंढते हैं। और 10 दिन बाद अपनी पूरी फैमिली को भी लेकर, मतलब इनकी वाइफ, राजेंद्र जी, उनका छोटा भाई छोटी बहन, सबको लेकर शहडोल में शिफ्ट हो जाते हैं। शहडोल में ये एक ज्वेलर्स की शॉप में काम करते थे और शहडोल में इनके काफ़ी रिश्तेदार भी रहते थे। तो इन्हें ऐसा लगा कि फैमिली वालों को भी अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग अकेले रहना कहाँ पसंद करेंगे। आजकल तो खैर लोग अकेले अकेले ही रहते हैं और कुछ लोग तो बेफिजूल में अकेले हो जाते हैं। खैर कहानी पर आते हैं। तो राजेंद्र जी का पूरा परिवार अब शहडोल में शिफ्ट हो जाता है। शहडोल में ये लगभग 2 साल रहते हैं और 2 साल बाद ना कुछ ऐसा होता है कि इनके जो पिताजी का जो काम है ना वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा होता है। इनके पिताजी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं कि तभी एक दिन ना इनके रिलेशन में एक मामा जी लगते हैं इनके, राजेंद्र जी के, जो इनके घर पर आते हैं। घर पर आते तो इन्हें भी पता चलता है कि हाँ यार परेशान है, अभी काम वाम यहाँ पर भी ठीक से नहीं चल रहा है। तो राजेंद्र जी के जो मामा जी हैं वो इनके पिताजी को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो इनका गाँव था वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, ऐसा कहते हैं इनके मामा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ के बजाय उनका जो गांव है, अब आप लोग सोचेंगे कि शहडोल और गांव, तो गांव में पहुँच रहे हैं लोग, शहर जाते हैं बड़े, है ना। तो ये जो जगह थी ना, ये जगह ऐसी थी, शहर और गांव का एक कॉम्बिनेशन टाइप का था इस जगह में, ठीक है। इसे आप गाँव भी नहीं कह सकते और बहुत अच्छा शहर भी नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ काम धंधा बहुत था, ऐसा बताते हैं इनके मामा जी राजेंद्र जी के पिताजी को। वही बोलते चलो ठीक है, अच्छी बात है, जब तुम बोल ही रहे हो तो हम शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके मामा जी भी वहीं के रहने वाले थे। तो राजेंद्र जी अपने परिवार को लेकर शहडोल से उस जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस जगह का नाम लेने के लिए मुझे मना किया गया है, इसलिए मैं इस जगह को जगह ही बोलूँगा, ठीक है। अब राजेंद्र जी, उनकी पूरी फैमिली जब उस जगह शिफ्ट हो जाती है, उस गाँव में शिफ्ट हो जाती हैं, तो क्या होता है कि अब इनकी जो राजेंद्र जी की भी जो पढ़ाई है, घर के बड़े हैं, बड़े बेटे, तो इनकी पढ़ाई लिखाई भी चल रही होती है ना। अब जैसे ही इनकी जो गाँव मतलब छुट्टी उट्टी लगती है, उस समय इनके पिताजी अपने पूरे बच्चों को लेकर उस जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे इनका जो पापा जी का काम है ना वो बढ़िया अच्छे से चल पड़ता है। सब कुछ अच्छे से सेटल हो जाता है, धीरे 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 बहुत अच्छा काम हो जाता है इनके पिताजी का। राजेंद्र जी की पढ़ाई भी, उनका ग्रेजुएशन भी उस जगह से कंप्लीट हो जाता है ना। और राजेंद्र जी बोलते हैं अपने फैमिली में कि मैं अब, क्योंकि यहाँ पे तो सब सेटल्ड है ही, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जबलपुर में ही जाकर कुछ जॉब करूँ ताकि मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़े, है ना। और फिर अब पढ़ाई लिखाई करने का जॉब नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदे की पढ़ाई लिखाई, है ना। तो राजेंद्र जी की जो ये बात है, ये बात फैमिली वालों को पसंद आती है और वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम चले जाओ। तो राजेंद्र जी अपनी फैमिली से बढ़िया से बात करके अपना जबलपुर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे अपना जो जॉब है वो पकड़ लेते हैं और जॉब करते रहते हैं। तो जॉब कर रहे होते हैं और हर 1-2 महीने में राजेंद्र जी अपने घर का राउंड लगाते ही थे। तो ऐसे ही एक दिन
एक बार जब राजेंद्र जी अपने जॉब से छुट्टी उट्टी लेकर अपने गांव गए, अपने घर गए अपने परिवार से मिलने, तो रात में खाना खाते खाते इनकी मम्मी सब जगह की खबरें बता रही थी। क्योंकि भाई अगर आप घर के बाहर रहकर जॉब कर रहे हो और अगर आप छुट्टियों में जब घर आते हो तो आपके घर परिवार वाले, स्पेशली मम्मी पापा, इतना तो बताते हैं कि कहाँ क्या क्या हो गया है, किसने शादी कर ली, किसकी शादी टूट गई, किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छी बुरी सारी खबरें बताते हैं। तो ऐसे ही खबरें बताते, बातें करते करते राजेंद्र जी की मम्मी बताती हैं कि तेरा मतलब राजेंद्र जी का जो दोस्त है ना प्रकाश के बड़े भाई की शादी हो गई। तो राजेंद्र जी पूछते हैं अपनी मम्मी से, हाँ मम्मी क्यों, पता चला था मुझे शादी का, पर मैं तो नहीं आ पाया। कैसा, सब बढ़िया चल रहा है ना? क्योंकि राजेंद्र जी बहुत समय बाद आए थे। तो उनकी मम्मी बताती है कि बेटा ये जो परिवार है ना, इस परिवार ने इस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। दरअसल ना जैसे ही ये जो लड़की जिससे शादी होती है ना रमेश जी की, बहुत ही सुंदर संस्कारी लड़की है, गरीब परिवार से है, और इस लड़की के परिवार में सिर्फ इनके फादर ही हैं जो कि अक्सर बीमार रहा करते थे। अब क्या होता है कि लड़की जब शादी होकर घर पर आती है तो आते ही ये लड़की अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। मतलब सुबह 4 बजे उठकर गाय को चारा देना, झाड़ू पोछा, पानी भरना और जो भी घर के काम है ना, और फिर ये सब करने के बाद पूरी फैमिली के लिए खाना बनाना, सास ससुर की सेवा करना। बहुत अच्छी लड़की है। मतलब आज के टाइम में ना इंसान ढूंढता है कि ऐसी वाइफ मिले। ऐसी लड़की से रमेश जी की शादी हुई थी। पर वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को कदर नहीं होती। इनके सास ससुर को भी इस लड़की की कदर नहीं थी। ये लड़की दिन भर काम करते रहती थी, लेकिन फिर भी ना इनकी जो सासू माँ है, ये अक्सर इन्हें ताने मारा करती थी और इधर उधर किसी बात पे सुना दिया करती थी। इनफैक्ट रमेश जी भी अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए ही इस लड़की को ही बुरा भला कहते थे। पूरे जो इनका मोहल्ला था ना, पूरे मोहल्ले वालों को पता था कि ये जो फैमिली है इस लड़की के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है और ये लड़की बहुत अच्छी है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये सब चलते रहता है और वो लड़की की हालत ना बहुत दिन ब दिन बिगड़ते चली जाती है। वो बीमार रहने लगती है। मोहल्ले वाले कहते हैं जब रमेश जी की मम्मी को कि ये लड़की कैसी हो रही, इसकी तबीयत ख़राब है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, आप लोग इससे इतना काम क्यों करवाते। तो जो इनकी सासू माँ है ना, वो उल्टा मोहल्ले वालों को बोल देती कि ये जब से आई है तभी से बीमार रहती है और कोई काम वाम कुछ नहीं करती भैया। मतलब उल्टा इनको बोल देती थी। तो और फिर जब कोई मोहल्ले वाला ज़्यादा इनको बोल देता था ना, तो रमेश जी की मम्मी और रमेश जी खुद और इस लड़की को, अपने जो बहू है इनकी, उसे और प्रताड़ित करते थे। इसलिए मोहल्ले वाले भी इन्हें अब कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि यार अगर हमारे किसी के पक्ष में बात करने से अगर उसकी फैमिली वाले उसे टॉर्चर करेंगे तो हम भी सोचेंगे यार नहीं यार, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद उसको साथ और कुछ बुरा कर दे। इसलिए लोगों ने भी धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। अब एक समय आया जब ये लड़की प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी के बाद भी इनके घर वालों ने इस पर वही अत्याचार, प्रताड़ना, मैं ना बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, तो मेरा ना खून खौलता है। पर ठीक है, कहानी पर आते हैं फिर से। अब क्या होता है कि लड़की प्रेग्नेंट, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी आप उस पर लगातार टॉर्चर उसको करे जा रहे हो। सुबह 4 बजे उठा कर उससे काम करवा रहे हो, झाड़ू पोछा, गाय को चारा, घर का पूरा खाना बनाना, और उसके बाद भी आप अपनी बहू पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसे ढंग का खाना तक नहीं खिला पा रहे हो। ऐसा इस फैमिली ने इस लड़की के साथ किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि वो जो प्रेग्नेंट थी, वो अब उन्हें जब बच्चा होता है ना, तो डिलीवरी के दौरान ना वो लड़की की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है ये लड़की प्राण छोड़ देती है। मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। सारे मोहल्ले वालों को ये बात पता थी, लेकिन कोई क्या करता, क्या ही कर सकता है कोई, है ना। बहुत ज़्यादा ना जब कभी ऐसा अत्याचार होता दिखे ना,
तो हम क्या ही कर सकते हैं, ना सोचने के बजाय कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। आखिर में वो लड़की मर जाती है और क्या होता है, पछतावा, बस पछतावा कि यार हम चाहते तो एक जान बचा सकते थे। क्या कर सकते हैं, फिर आगे आते हैं कहानी पे। तो जैसे ही इस लड़की की मृत्यु हो जाती है ना, तो इनकी मृत्यु के लगभग 2 सप्ताह बाद ये लड़की इसके ससुराल वालों को सपने में दिखाई देना चालू हो जाती है। ये काफ़ी रो रही होती है, ये कहती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मैं वापस आऊँगी अपने बेटे को लेने। लगातार इन्हें इनकी फैमिली को, किसी एक इंसान को अगर सपना दिखे तो बात अलग होती है, लेकिन इनकी फैमिली में, जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश जी के 4 भाई है ना, बड़ा भाई रमेश, प्रकाश जी और 2 भाई और इनके माता पिता, और एक बहुत प्यारी भाभी थी इनकी, पर इन्हें भी कदर नहीं रही और वो जब वो जा चुकी हैं, इतना टॉर्चर होने के बाद जब वो गई हैं, उन्होंने प्राण अपने छोड़ दिए हैं, तो अब वो बदला लेने आई। वो अपनी फैमिली के हर सदस्य को सपने में दिखाई देना चालू हो जाती है। एक दिन ना, ये जो रमेश है ना, इस लड़की का जो पति था, ये रात को 2 बजे लगभग अपने घर से बाहर निकलता है वॉशरूम जाने के लिए। इनका जो घर था, घर में फिर आंगन के पास वॉशरूम, पेड़, अपने आंगन वांगन है ना, समझ रहे आप। तो लगभग रात के 1:30-2 बजे निकलता है बाहर, तो इनके आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अमरूद के पेड़ पर इनकी जो वाइफ है वो बैठी है और इन्हें ही घूर रही है। ये देखकर रमेश जी बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वहाँ से चिल्लाकर ज़ोर से डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और फिर अपने घर वालों को ये सारी बात बताते हैं। इनके घर वाले धीरे धीरे मतलब इन सब को अपने घर में अपनी बहू की प्रेजेंस फील होने लगती है। कभी बड़ा भाई दिखता है, कभी छोटा भाई, कभी मझला भाई, कभी ससुर जी, कभी सासू माँ, सबको ये लड़की दिखाई दे रही है। और इनके घर वालों की ना ऐसी कंडीशन हो जाती है कि रात में ना इन्हें अब अपनी बहू की रोने की आवाज़ आती थी और ये आवाज़ धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि पूरे मोहल्ले वाले लोगों को सुनाई देती थी। ये बात राजेंद्र जी की मम्मी ने, उनके परिवार ने, सबने सुनी। मतलब उनकी मम्मी बताती है कि ये लड़की की रोने की आवाज़ पूरे मोहल्ले के साथ साथ अपने भी पूरे परिवार ने सुनी है। अब जो प्रकाश जी, जो राजेंद्र जी के फ्रेंड है, उनका परिवार इतने ज़्यादा सदमे में था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि ये एक ही कमरे में सोया करते थे सबके सब, और रात होने के बाद तो जैसे तैसे ही सोते थे। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि इस चीज़ का उपाय करना चाहिए। ये लोग जाते हैं एक बाबा जी के पास। ये भगत होते हैं, माता रानी के सेवक होते हैं। इनके पास जाकर ये मदद मांगते हैं तो भगत जी जो होते हैं आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और इनकी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगत जी जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं, इन्हें वो सारी चीज़ें पता चल जाती है जो प्रकाश के परिवार ने उस लड़की के साथ, उनकी बहू के साथ, उनकी भाभी के साथ जो किया था। जो अत्याचार इस लड़की पे इन लोगों ने करे थे, भगत जी को समझ में जाते हैं और भगत जी उन्हें ये कहकर भगा देते हैं कि पापियों, तुम्हें इस जन्म में तो भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता। और बाबा जी इन्हें वहाँ से भगा देते हैं। अब इनके जो परिवार में ना, जो इनकी सासू माँ थी, मेन विलन, ये क्या एक दिन सीढ़ी से उतर रही होती है कि इनका ये पाँव स्लिप हो जाता है और इनकी कमर की हड्डी टूट जाती है। कहते हैं ना, कर्मा रॉक्स, इनके साथ वही हुआ। इन्हें अपने कर्मों का फल मिला, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही था। इनके ससुर जी की भी तबीयत खराब रहने लगी। इनफैक्ट जो रमेश है ना, जिसकी वाइफ की आत्मा ये सब कर रही थी ना, रमेश का भी बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी फैमिली में सबके साथ किसी न किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं होती ही रहने लगी। पूरा परिवार पछता रहा था। पछताएगा क्या, अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा था, जो कि बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। अब क्या होता है, गणपति बप्पा का टाइम आता है। ये जो मैं परिवार की, जो राजेंद्र जी के फ्रेंड की स्टोरी बता रहा हूँ ना आपको,
इनके इस फ्रेंड का घर राजेंद्र जी के घर के जस्ट सामने है, मतलब एकदम लगा हुआ नहीं, लगभग 100 फीट की दूरी पर, और बीच में ग्राउंड टाइप का भी है, रोड है, ग्राउंड है, उसके उस तरफ प्रकाश जी का घर था। गणेश जी का समय आता है, गणेश जी वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ के जो पंडित जी जो पूजा कर रहे होते हैं तो उन्हें भी सब पता रहता है इस घटना के बारे में। तो ये इनका परिवार वाले बोलते हैं कि क्योंकि भुगत रहे हैं ये लोग, तो पंडित जी ने बताते हैं कि यार काम करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा। प्रकाश जी की जो भाभी है ना, रमेश जी की जो वाइफ, जिनकी आत्मा ये सब इतना इस परिवार की जान लेने पर उतारू थी, इन्हें परेशान कर रही थी, इस आत्मा की सिर्फ एक ही जिद थी कि ये वापस आई है अपने बच्चे को लेने, ये अपने बच्चे को लेकर वापस जाएगी। कैसे छोड़ देगी ये अपने बच्चे को ऐसे परिवार के हाथ में, ऐसा इस आत्मा का मानना था। लेकिन अब पंडित जी बोलते हैं कि जब तुम्हारे साथ इतना कुछ हो ही रहा है तो अपन सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, उसके बाद तो इसे मुक्त होना ही पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ होता है, बहुत ज़ोरों शोरों से होता है, और उसके बाद ना ये आत्मा मुक्त हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरे दिन जिस बेटे को इन्होंने जन्म दिया था, उस बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। वो आई थी अपना बच्चा लेने, अपने बच्चे को लेकर वो गई भी। साथ में इनके परिवार वालों को बहुत बड़ी सीख दी गई। मुझे समझ में नहीं आता, लोग अच्छी लड़की के लिए यार हमको एक बहुत अच्छी बहू चाहिए, बहुत अच्छी बहू चाहिए करते हैं, और जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी और आपको एक सुंदर, सुशील, अच्छी, संस्कारी लड़की मिल जाती है तो आपको उसका कोई मतलब केयर ही नहीं, कदर ही नहीं, कुछ नहीं। अगर आप भी देख रहे हैं कहीं किसी महिला पर इस तरीके का कोई अत्याचार कर रहा है तो बिंदास जाके उसकी वाट लगा दीजिए, मैं तो ये कहता हूँ। और उस जो लेडीज़ है, उस महिला है, उन्हें भी समझाइए कि ऐसे जब तक झेलते रहोगे ना, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा। इन्हें जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक के ये लोग नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, ये था वो डरावना किस्सा जो राजेंद्र सोनी जी ने हमारे साथ शेयर किया था। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। कुछ अच्छा लगा हो तो बताना, कुछ बुरा लगा हो तो भी बताना। अगर आपको ये कहानी, ये किस्सा पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है ना। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि उससे फिर वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दूँ, है ना, कि मैं अगले बार जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरा वीडियो डला है ना। और बस और करते ना बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।